अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की उम्मीद है। इन दिनों चुनाव प्रचार में पार्टी नेता व्यस्त हैं। आरोपों की राजनीति भी चरम पर है। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष ने एनडीए के 2 दिग्गज नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसे लेकर बिहार में सियासी बवाल मच चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां महागठबंधन और एनडीए के नेताओं के बीच आरोपों की राजनीति है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का आरोप और कई तरह के सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। जमीन मिल जाए तो वो जन स्वराज की गुलामी करेंगे। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जन स्वराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे एक हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। जन स्वराज के अध्यक्ष का कहना है कि अशोक चौधरी को बताना चाहिए कि आपकी जमीन नहीं है, और अगर आपकी जमीन है तो जन स्वराज की गुलामी मत कीजिए। बिहार की जनता के गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाइए। हम राज्यपाल और अदालत जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर अशोक चौधरी ने मानहानि का दावा वापस नहीं लिया तो जन स्वराज 500 करोड़ की संपत्ति का भी खुलासा करने को तैयार है। कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं। तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। एकदम इनको चुनौती दे रहे हैं भाई। 200 पर दिए हैं, 200 किए थे, 500 करोड़ का इनका पेपर तैयार है। पिछले 8 महीनों में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है, और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। प्रशांत किशोर के आरोप पर अशोक चौधरी की पुत्री और समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि स्पेशली जब चुनाव आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप हर किसी के ऊपर लगता है, ये कोई नई बात नहीं है। शांभवी चौधरी ने कहा कि जो आरोप प्रशांत किशोर ने मेरे पिताजी और मदर इन लॉ दोनों पर लगाए हैं, सब लोग जवाब में अपना अपना पक्ष दे चुके हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कोई आधार नहीं है, ये सब बेबुनियाद हैं, सारे आरोप झूठे हैं। राजनीति में और स्पेशली जब चुनाव आता है तब आरोप और प्रत्यारोप हर समय हर किसी पे लगते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये इसको लोग एज अ टूल यूज़ करते हैं मीडिया में अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए। ऐसे में हमने जो आरोप वो लगाए हैं उस पे हम, मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, ये सब लोग पहले भी इस पे जवाब अपना अपना पक्ष इस पे रख चुके हैं। लेकिन वो बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हम लोग सब अब चुनाव के समय आ चुके हैं। चुनाव के समय इस तरह का आरोप लगाना किसी पे भी बहुत आसान हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और सभी लोग इस आरोप के बंदिश में जनता को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने तरफ से ये ज़रूर कह सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप बेबुनियाद हैं और इन सारे आरोपों का कोई आधार नहीं।
इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर 1995 के एक सामूहिक मर्डर केस से झूठ बोलकर बच निकलने का इल्जाम लगाया है। हाथों में कागज लहराते हुए प्रशांत किशोर ने दावा किया कि सम्राट चौधरी ने कथित तौर पर उस वक्त नाबालिग बताकर सजा से बच गए थे, जबकि प्रशांत किशोर का दावा है कि सम्राट चौधरी की उम्र तब 26 साल थी। प्रशांत किशोर के मुताबिक सम्राट चौधरी ने 1995 में अपनी उम्र 14 से 15 साल दिखाने और नाबालिग के रूप में राहत पाने के लिए बिहार बोर्ड की परीक्षा का प्रवेश पत्र अदालत को दिया था। लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिए गए अपने शपथ पत्र में सम्राट चौधरी ने खुद को 51 साल का बताया हुआ है और उसके हिसाब से 1995 में उनकी उम्र 26 साल होती है। कि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 माइनस 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। बिहार में एनडीए की सरकार है और चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का गंभीर आरोप है। एनडीए के दो नेताओं पर जनसुराज के अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लिहाजा राजनीति गर्म है और इन आरोपों के कई सवाल हैं जिनका जवाब राजनीति में संभव नहीं है। ये सभी जानते हैं कि नेताओं के पास करोड़ों करोड़ रुपए हैं, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर सबूतों के साथ मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। बिहार में सियासी बवाल मच चुका है और विधानसभा चुनाव से पहले आरोपों की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लेकिन आखिरकार बिहार की राजनीति पे क्या कुछ हलचल चल रही है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अजय लाल हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अजय, देखने को मिल रहा है बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। अभी चुनाव कब होनी है, कैसे होनी है, इसकी घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन उससे पहले जो सियासी सुगबुगाहट है वो और ज्यादा तेज हो चुकी है। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त प्रशांत किशोर का जो बयान आ रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्हें ऑनेस्ट होने का प्रमाण पत्र मिल गया है। प्रशांत किशोर जिन बातों को दोहरा रहे हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बिहार की राजनीति में इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। उन्हीं बातों को दोहराना, जिस सम्राट चौधरी के बारे में वो कह रहे हैं कि वो नाबालिग थे, मंत्री बन गए थे, ये उस वक्त की बात है जब बिहार में लालू प्रसाद का सत्ता थी और वो मंत्री बने थे जी। नाबालिग होने की वजह से उन्हें मंत्रिमंडल से हटा भी दिया गया था। बावजूद इसके उन्हीं बातों को दोहराना। देखिए, राजनीति में एक बात कही जाती है कि यदि आप 100 झूठ को लगातार बोलेंगे तो वो सच की तरह दिखाई पड़ने लगेगा। प्रशांत किशोर शायद इस बात को भली भांति जानते हैं कि बार बार एक ही चीज को बोलेंगे तो हो सकता है बिहार की जनता इन बातों को सच मानने लगे। और एक जो सबसे अहम है कि राजनीति में आने के पहले प्रशांत किशोर एक प्रकार से रणनीतिकार थे वो, और उनकी एक अपनी कंपनी है जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलकर काम करती थी। आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव, इसी बिहार में इसी प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए रणनीति बनाई थी और कहा था कि एक स्लोगन यदि आप लगा देंगे सभी जगहों पर
तो बिहार की जनता को अच्छा लगेगा। वो स्लोगन जो उस वक्त बना था कि ठीक है तो है नीतीश कुमार, ये प्रशांत किशोर के दिमाग की उपज थी कि 2020 के चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार के लिए रणनीति बनाई, स्ट्रेटजी बनाई और तमाम जगहों पर कहा कि ठीक है तो है नीतीश कुमार और इन्हीं को वोट दीजिए। देखिए होता क्या है कि जब आप किसी कंपनी द्वारा रखे जाते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको हायर करती है, बतौर उसका पैसा आप लेते हैं, तो कई ऐसी जानकारियां मिल जाती है लोगों को जो पर्दे के पीछे होना चाहिए। यदि प्रशांत किशोर को राजनीति में आना था तो उस वक्त उन्हें उस वक्त के लिए माफी मांगनी चाहिए कि क्या ऐसी वजह थी, कौन सी ऐसी बात थी कि उन्होंने रणनीति बनाते समय नीतीश कुमार को बेहतर बताया था। अब तक आपने देखा होगा कि इस बात के लिए वो माफी नहीं मांग रहे हैं बिहार की जनता से कि 2020 में जो हमने कहा था कि ठीक है तो है नीतीश कुमार, ये हमारी भूल थी और ये बतौर कंपनी, बतौर एम्प्लॉय हमने ऐसा किया। जब आप कंपनी के तौर पे किसी के साथ जुड़ते हैं तो कई प्रकार की जानकारियां होती हैं और अगला आपको इस बात को लेकर जानकारी दे देता है कि आपको हायर किया गया है। धर्म ये कहता है, कर्तव्य ये कहता है, निष्ठा यह कहती है कि ऐसी गोपनीय जानकारी को आप सार्वजनिक नहीं करेंगे क्योंकि आप किसी के नियोक्ता होते हैं, किसी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हीं बातों को दोहराना। तो फिलहाल बिहार का चुनाव है, मुझे लगता है कि जैसे विजयादशमी संपन्न होगा उसके बाद बिहार चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। अब सब कुछ गेंद पूरी से बिहार की जनता के पाले में है कि बिहार की जनता क्या निर्णय लेती है। लेकिन अजय, आखिरकार जो प्रशांत इस वक्त नैरेटिव सेट कर चुके हैं और प्रशांत लगातार अपने भाषणों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से लगातार सच को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप नैरेटिव कह रहे हैं कि वो सेट करना चाहते हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव के टाइम पर भी इस तरीके की चीजें की। तो क्या लगता है कि इस बार एनडीए के लिए ये तमाम चुनौतियां प्रशांत ही खुद खड़ी करने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यदि प्रशांत किशोर इन बातों को दोहरा रहे हैं तो सिरे से तो खारिज नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा बिहार की राजनीति में। यदि जनता तक ये बातें जा रही हैं तो सीधे से नकार देना कि प्रशांत किशोर के बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि जनता अब पहले वाली है नहीं। अब इतने सारे सोशल मीडिया हैं, इतने सारे माध्यम हैं कि जनता सच तलाश लेती है। यदि प्रशांत किशोर इन बातों को दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं न कहीं जनता भी अपने स्तर से इन चीजों का पोस्टमार्टम कर रही होगी कि क्या प्रशांत किशोर की बातों में दम है या फिर सब कुछ राजनीति के लिए हो रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिरे से नकारना किसी के लिए बेहतर नहीं होगा, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो आरजेडी हो या फिर कोई अन्य पार्टियां हो। कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट पड़ेगा और कितनी सीटें किसको मिलेंगी ये तो जनता की अदालत तय करेगी। लेकिन प्रशांत किशोर यदि ताल ठोक रहे हैं तो इसका मतलब यह भी हुआ कि उनके बातों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। और एक जानकारी यह भी आ रही है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं उनके माथे पर किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है जो इन चीजों को हवा देने में लगा है ताकि अन्य पार्टियों को थोड़ा डैमेज किया जा सके। जी बिल्कुल, डैमेज तो जरूर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक रणनीति के तहत ही चुनाव से पहले इन तरीके की बातों को साधा जाता है और उसी के जरिए अपना नैरेटिव सेट करते हुए यहाँ पर माहौल सजाया जाता है। अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिएगा। आज हम बिहार में राजनीति पर चर्चा कर रहे थे और बिहार में जो सियासी बवाल इस वक्त मचा हुआ है, आज उसी पर हम बातचीत कर रहे थे। अजय लाल हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी निकलकर सामने आती है, जब बिहार में सियासी बवाल छिड़ता है, राजनीति होती है, तो एक और मुद्दा यहाँ पर गरमाना शुरू होता है और वो भी गड़े मुर्दे ऐसे उखाड़े जाते हैं कि सबकी संपत्तियों पर सवाल उठ रहे हैं, जहां पर 200 करोड़ का नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपए का भी काली कमाई का यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर आखिरकार बिहार में किस तरीके का बवाल है? देखिए निशी, यह तो तय मानकर चलिए कि बिहार की राजनीति में शायद ही उंगली पर गिनने वाले ऐसे पॉलिटिशियन होंगे जिनकी संपत्ति नहीं है, जिनका अपना व्यवसाय नहीं है निजी तौर पर। चर्चा तो यहां तक होती है बिहार के चुनाव में कि वहां के कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने बनारस में होटल तक स्थापित करा दिए,
बनारस में यदि होटलों की संख्या ज्यादा है और वहां पर यदि उनका पूरे से आंकड़ा जुटाएंगी तो पता चलेगा कि कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं जी। उनका होटल है बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस में। उसी प्रकार से दिल्ली में कई ऐसे होटल हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके सीईओ यानी कि कर्ता धर्ता पॉलिटिशियन है। प्रशांत किशोर ने इन मुद्दों को उठाया बेशक है, लेकिन इसकी टाइमिंग थोड़ा इस प्रकार से है कि लोग कहेंगे कि आपने चुनाव के वक्त ही ऐसा मुद्दा क्यों उठाया। आप सुना रही थी आप अपने दर्शकों को कि लोग, एक पॉलिटिशियन बोल रही थी कि चुनाव के वक्त इन बातों के आरोप का मतलब यह है कि प्रशांत किशोर पॉलिटिकली तौर पर गेन करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इन बातों को यदि हम दोहराएंगे तो पॉलिटिकली मुझे कुछ प्राप्त होगा, और इसीलिए संदेह पैदा हो जाता है। जब चुनाव का मौसम आता है, चुनाव का वक्त होता है, किसी भी दिन चुनाव की डुगडुगी बज सकती है। ऐसे में जब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करेंगे तो लोग परसेप्शन ये बनेगा कि चुनाव के वक्त ही क्यों। प्रशांत किशोर इन मुद्दों को 1 साल पहले रख सकते थे, 2 महीना पहले रख सकते थे, 6 माह पहले रख सकते थे, लेकिन वो चुनावी फायदा चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस समय इस मुद्दे को साधने की कोशिश की कि एक परसेप्शन और एक नैरेटिव सेट हो जाएगा पूरे बिहार में कि आखिरकार किस तरीके से बिहार की राजनीति में जो एनडीए सरकार चरम पर वोट बटोर रही है और जो राजनीति कर रही है उसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है। उसके जरिए ये सारे जो भी तथ्य हैं वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गिरफ्तार करने की भी मांग की जा रही है। अजय, मैं वही कह रहा हूं निशी, कि यदि प्रशांत किशोर इन बातों को उस वक्त दोहराते जब वो अपनी कंपनी में काम करते थे, वो किसी कंपनी के लिए काम करने के दौरान जी यदि कोई व्यक्ति दागी था तो उसके लिए भी इन्होंने चुनाव प्रचार किया, रणनीति बनाई। उस वक्त इनको हाथ खड़ा कर देना चाहिए था कि जिस व्यक्ति ने मुझे हायर किया है बतौर रणनीतिकार, ये व्यक्ति दागी है, ये व्यक्ति आरोपी है, इस व्यक्ति ने अमुक जगह पर पैसा लगा रखा है। हाँ। उस वक्त तो आपने पैसे ले लिए और उनको कहा भी कि एक अच्छे पॉलिटिशियन है। अब जबकि चुनाव है, मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में जब आप आरोप लगाएंगे तो लोगों में परसेप्शन ये बनेगा कि प्रशांत किशोर, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राजद, कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस की है वही भाषा जनसुराज की है, जैसी भाषा भाजपा की है वैसे ही भाषा जनसुराज पार्टी की भी है। बेहतर ये होता कि चुनाव से पहले इन मुद्दों को जनता के पास प्रशांत किशोर रखते, तब उनकी विश्वसनीयता ज्यादा बढ़ती नहीं सी। बिल्कुल। और अजय, जिस तरीके से पहले भी हमने जब बातचीत की तो एक बात का जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि जिस खुले मंच से जनसुराज अध्यक्ष प्रशांत किशोर लगातार तीखा हमला बोलते हुए सरकार पर नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि प्रशांत किशोर पर आखिरकार किस पार्टी का हाथ है, किस गठबंधन का हाथ है, जिसके चलते प्रशांत खुले में यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और चाहते हैं कि काफी हद तक उन्हें वो पॉलिटिकल फायदा पहुंच पाए, जो कि आगे बिहार चुनाव में उनके लिए बेहद लाभदायक रहेगा, वोट काटने में भी काफी मदद करेगा। देखिए निश्चित, सीधे तौर पे तो आप नहीं कह सकती कि प्रशांत किशोर किस पार्टी के पर्दे के पीछे किस पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन बिहार, आप जैसे ही बिहार की राजधानी पटना जाएंगी और सचिवालय के गलियों में जब घूमना शुरू करेंगे निश्चित, मुझे लगता है कि बिहार चुनाव में आपको वहां जाना चाहिए, तो एक जो चर्चा चलती है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर के बयानों से फायदा किसे हो रहा है। हाँ। प्रशांत किशोर के बयानों से सीधे फायदा आप देखेंगी। फिलहाल वो नैरेटिव इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि यदि वो भाजपा पर हमला बोलते हैं तो राजद पर भी हमला बोलते हैं, लेकिन कुछ माह पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगी तो प्रशांत किशोर के बारे में यह चर्चा थी कि वो भाजपा की बी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं बिहार में। हो सकता है इस आरोप के बाद प्रशांत किशोर ने अपना तेवर थोड़ा और तल्ख किया होगा और थोड़ी मजबूती मिली होगी कि और थोड़ा चीजों को मजबूती से रखने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल वो दोनों पार्टियों को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, राजद को भी
और भाजपा को भी। फिलहाल प्रशांत किशोर का मोटिव यह है कि बिहार के चुनाव में कम से कम 40-45 सीटें यदि हम जीत लेते हैं तो एक प्रकार से कोई भी सरकार बनती है तो उनकी जरूरत प्रशांत किशोर को पड़ेगी। प्रशांत किशोर के आने के बाद ही उस गठबंधन में शामिल होने का मौका प्रशांत किशोर को मिल सकता है, क्योंकि वो वोट काटने का काम करेंगे। देखिए, मैं सीधे तौर पे वोट कटवा तो नहीं कहूंगा प्रशांत किशोर को, वो मेहनत काफी कर रहे हैं। उनके रैली में लोगों की भीड़ भी आ रही है, आरोप प्रत्यारोप में दम भी है, कागज दिखाते हैं। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप कई बार बिहार की रांची में दोहराई गई। अब जैसा कि मैंने कहा निशी कि प्रशांत किशोर की कोशिश ये है कि 35 से 40 सीटें यदि जीत लेते हैं बिहार चुनाव में, तो कोई भी दल यदि सरकार बनाने की कोशिश करती है तो वो प्रशांत किशोर को टच जरूर करेगी कि आप आइए मेरे गठबंधन में। बिल्कुल अजय, लेकिन यहाँ पर यह दिलचस्प रहेगा बिहार की राजनीति में कि आखिरकार जो व्यक्ति, जो राजनेता यहाँ पर अपने तथ्यों के आधार पर जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, नैरेटिव सेट कर रहा है या फिर पॉलिटिकल फायदा पाने की कोशिश कर रहा है, उससे उसको कितना ज्यादा फायदा पहुंचेगा और आखिरकार एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, उन्हें कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये बिहार की राजनीति में बेहद दिलचस्प रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।